हेलो लर्नर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं कक्षा के सामाजिक राजनीतिक जीवन वाली बुक का 8वां अध्याय नागरिक शास्त्र का हास्यकरण से निपटना। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं और आज हम ये आखिरी और तीसरा पार्ट में इस चैप्टर को पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और इससे रिलेटेड और भी आपको कंटेंट मिल जाएगा मेरे चैनल पर, तो उसे आप सर्च करिएगा। चलिए फ़िलहाल इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पार्ट 2 में हम पेज नंबर 100 तक ये कवर कर चुके थे और इससे पहले भी हमने कबीर का ज़िक्र देखा था कि ये कैसे जो हाशियाई समुदाय है, यानी जो ऊंच नीच है हमारे समाज में और भेदभाव है, उस पर किस तरह से कबीर बहुत ही तीखी आलोचना करते थे। तो उन्हीं के कुछ जो दोहे हैं उनको यहाँ दिया गया है, आइए इनको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं पहले स्थान पर कि पंडित देखा हूँ मन में जानी, कहूँ धौं छूति कहाँ से उपजी, तबहि छूति तुम मानी। एक ही पाठ सकल बैठाए, छूति लेत धौं काकी, छूति ही जेवन छूति ही अचवन, छूति ही जग उपजाया, कहें कबीर ते छूति विवरजित जाके संग न माया। तो इसमें ये बताया गया है कि प्राणी की 3 स्थितियां होती हैं, जन्म, जीवन और मरण। तीनों स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में ही गंदगी है। फिर छुआछूत का भेदभाव कैसा? तो इसकी व्याख्या में ये भी कहा जा सकता है कि कबीर कहते हैं कि हे पंडित, यानी जो लोग अपने आप को बहुत ही शुद्ध और उच्चतम स्थिति पर पाते हैं, वो कहते हैं कि हे पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है और कहाँ से उत्पन्न हो गई। तुमने बिना सोचे समझे छूत नामक एक भावना बना ली है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसकी और व्याख्या क्या है कि प्रभु ने एक ही पृथ्वी रूपी पीढ़े पर सभी को समान रूप से बैठा दिया है। फिर तुम किसको छूत कहोगे, किसे अछूत कहोगे? अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है गंदगी से युक्त है, इसी छूत से उत्पन्न है। फिर उसमें कौन बचा है? अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का कोई प्रभाव है ही नहीं। तो ये यहाँ से लिया गया है शब्द जो कबीर के हैं, इनसे ये लिया गया है। कबीर अछूत शब्द को यहाँ एक नया अर्थ देते हैं। उनका दावा है कि अस्पृश्यता ही ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति संकुचित और विभाजक विचारों से पूरी तरह मुक्त है। लिहाजा कबीर अस्पृश्यता की सोच को सिर के बल खड़ा करके अछूतों को सबसे निचली अवस्था के बजाय सबसे ऊंची अवस्था में स्थापित कर देते हैं। तो इस तरह से वो अपने दोहों के ज़रिए बहुत ही तीखा जो है प्रहार करते थे, जो छुआछूत का जो प्रचलन था और जो भेदभाव था समाज में, उस पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 101 पर आ जाइए और यहाँ इस चित्र को देखिए। हाथ से मैला उठाती एक सफाई मजदूर हैं। ये जो खुले में शौच हुई है उसको ये अपने हाथ से उठा रही हैं। इस तरह से मैला उठाने की प्रथा इनमें बहुत ही सामान्य थी, जो निचली समझी जाने वाली जो जातियां हैं उनमें, और ये कार्य सिर्फ उन्हीं को करने होते थे। सफाई कर्मचारी आंदोलन के कार्यकर्ता एक सूखे शौचालय को गिरा रहे हैं। इसमें कुछ पाठगत प्रश्न भी दिए गए हैं, इन्हें आप देखकर इनका जवाब देने की कोशिश करें, इससे आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं, हाथ से मैला उठाना आखिर होता क्या है। बहुत सारे लोग झाड़ू, टिन, टोकरियों के सहारे पशुओं, इंसानों के मल मूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले यानी सूखे शौचालयों की गंदगी उठाकर दूर के स्थानों पर फेंक आते हैं। हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे हैं अभी भी। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आँखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। उन्हें इस काम के लिए उन्हें बहुत ही मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना 200 रुपये मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जाता है आर्टिकल 17 के हिसाब से, यानी जो अनुच्छेद 17 है उसके अकॉर्डिंग। फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है उनके काम की वजह से, कि वो जो जिस तरह का काम कर रहे हैं उन्हें बाकी जो लोग हैं समाज में रहने वाले उन्हें छूना या उनके पास भी जाना पसंद नहीं करते हैं।
गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कलयार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गाँव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास फटकने भी नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से उन लोगों से भेदभाव अभी भी जगज़ाहिर है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्राई लैट्रीन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने, सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व व्यक्तियों, जिसमें 7 मैला ढोने वाले थे, ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसी सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर यह प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों तो हम देख रहे हैं कि इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग मंत्रालय को आदेश दिया कि वह 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ है। तो यानी हाल ही में ये लागू हुआ है कि इन्हें इस कार्य से मुक्त किया जाए और इन्हें कहीं और इनको पुनर्वास किया जाए, यानी इन्हें कोई और कार्य दिया जाए या इनका जो खर्चा है उसका भरपाई की जाए। तो ये चीज़ें देखिए इतनी अमानवीय प्रथा होने के बाद भी हाल ही में ये बंद हो पाई है न्यायालय के दखल के बाद। अब यहाँ हम एक चित्र देखते हैं, पेज नंबर 102 में देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया है। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती, चराई योग्य जमीन, गैर लकड़ी वन उत्पादनों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है। तो आदिवासी जो एक जनजाति के रूप में कई जंगलों और ऐसी जगहों में रहते हैं जो मुख्य जो शहरों हैं और जो गांव हैं उनसे थोड़े से अछूते हैं। तो ऐसे में इनकी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और इससे उनका जो परिवेश है उसको संरक्षित करने के लिए ये एक अधिनियम पारित किया है केंद्र सरकार ने, जो है अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर है आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम। अभी तक हमने दलितों की देखी, जो दलित लोग थे उनके साथ क्या क्या किस तरह से उनका शोषण किया जाता था और उनको कैसे क्या क्या अधिनियम बनाकर उनकी समस्या का काफ़ी हद तक जो है निराकरण किया गया। अब हम देखते हैं कि आदिवासियों की क्या मांगें हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर कि 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो सालों से एक ऐसी जगह में रहे आ रहे हैं जहाँ उनकी संस्कृति और उनका जो रहन सहन है वो सब वैसा ही बना हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब शहरीकरण होता है या फिर जंगलों को काटा जाता है अपने फ़ायदों के लिए, या वहाँ कोई चीज़ बसाई जाती है, मिल वगैरह स्थापित की जाती हैं, या किसी भी कारण से अगर जंगलों को साफ़ किया जाता है, तो ऐसे में इन लोगों का जो निवास स्थान है, जो मूल निवास स्थान है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए इन्हें अक्सर न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अपनी ज़मीन छोड़ने, जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह कानून भी जनजातीय समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर किसी भी फ़ायदे से अगर कोई इस तरह से लोग वहाँ आकर अधिग्रहण करते हैं उस जंगल के उस खास टुकड़े का जहाँ बहुत सारे संसाधन हैं, या फिर वहाँ कोई नई चीज़ उन्हें स्थापित करनी है, तो ऐसे में क्या होता है कि आदिवासी लोग जो हैं इनका जो निवास स्थान है वो उनसे छिन जाता है। और वो अगर उनसे छिन जाएगा, उन्हें शहरों में बसाया जाएगा उसके बजाय,
तो ज़ाहिर-सी बात है वो उस जगह को छोड़कर कहीं और जाएँगे, किसी अलग गाँव में जाएँगे, शहरों में जाएँगे, तो वो तितर-बितर हो जाते हैं और उनकी जो संस्कृति है, जो बहुत ही पुराने काल से जस की तस बनी हुई है, वो एकदम समाप्त होने लगती है। उनके जो है अस्तित्व पर संकट आ जाता है। तो इसके लिए केंद्र ने कुछ कदम उठाए हैं, जो 1989 का अधिनियम है, इसको बनाकर। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू, इनका नाम याद रखिए। इनका आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेश की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो सरकार में बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो भ्रष्टाचार के तहत ऐसे लोगों से साठगांठ करते हैं, जो उन आदिवासियों का जो हिस्सा जो जहाँ वो रहते हैं, उसको छीनने में ये लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग सरकार में भी हैं। ये है आरोप आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू का। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों को उजाड़ने की छूट देती हैं। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी वहाँ लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। तो ये भी एक तरीका, ये आरोप लगाते हैं कि सरकार समय-समय पर करती रहती है। सुश्री जानू का यह भी कहना है, जो आदिवासी पहले से ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएँ बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सकें और काम कर सकें। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन या औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती हैं? तो ये है मुख्य समस्या आदिवासियों की, कि उन्हें मूल स्थान से हटाया जाता है। उन पर कई तरह के अत्याचार भी किए जाते हैं और उन्हें अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए बहुत तरह का उन्हें भी शोषण का शिकार बनना पड़ता है। तो निष्कर्ष क्या है इस पाठ का, इस अध्याय का, ये भी देख लेते हैं कि किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने से यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुका है। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए, यानी उसको असल में अप्लाई करने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती हैं। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठनिकता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। यानी कुल मिला के यह कहा गया है, जो हाशियाकरण से निपटना इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें जैसा कि बताया गया कि हमें संविधान से कुछ अधिकार मिले हैं, आरक्षण मिल चुका है, कई तरह के जो छुआछूत हैं और भेदभाव है, उससे निपटने के लिए भी आज कई तरह के कानून हैं। ठीक है, अत्याचार निवारण कानून है हर तरह के, और उन्हें आदिवासियों को ना हटाया जाए, ऐसी भी कई तरह की नीतियाँ बन चुकी हैं, कानून बन चुके हैं, जिस पर दंड भी दिया जाता है। लेकिन व्यवहार में ये कितनी कारगर साबित होती हैं, इसके लिए सिर्फ कानून बनाने भर से कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक बहुत लंबा संघर्ष लगता है और जो साफ़ सुथरी पत्रकारिता है, ताकि ऐसे जो मामले हैं उन्हें दुनिया के सामने लाया जाए, क्योंकि कई बार तो अत्याचार जो होते हैं वो सामने ही नहीं आ पाते। और जो हमारी न्यायपालिका है, जो पुलिस तंत्र है, वो किस तरह से अपना काम करता है, इस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है कि इन जो हाशियाई तबका है, इन्हें पूरे सम्मानजनक तरीके से न्याय मिल रहा है या नहीं। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अभी आप इसके शब्द संकलन में जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ देखें, जिससे आप इस अध्याय को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये अध्याय यहीं पर ख़त्म होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।